हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की यूपीआई प्रणाली को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उपलब्धि ये है कि हाल ही में आरबीआई और सिंगापुर के केंद्रीय बैंक द्वारा यूपीआई प्रणाली और पे नाउ, जो कि सिंगापुर की एक प्रणाली है, इन दोनों प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए, लिंक करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो समझौता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा समझौता भारत के लिए बहुत ज़्यादा विशेष साबित हो सकता है, भारत की यूपीआई प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लें जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर को समझने की कोशिश की। खबर को जानने के बाद हम यूपीआई और पे नाउ, ये दोनों प्रणालियां आखिर हैं क्या, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यूपीआई और पे नाउ के बीच जो लिंक स्थापित करने की बात की जा रही है, उस लिंक को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा लिंक है, ये लिंक भारत के लिहाज से कितना ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकता है, उस ज़रूरत को भी समझेंगे। इसके अलावा किस तरह से भारत सरकार द्वारा भारत की यूपीआई प्रणाली को वैश्विक प्रणाली बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डिजिटल भुगतान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पे नाउ और जो हमारी यूपीआई प्रणाली है, इन दोनों के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई प्रणाली के बारे में। तो यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ होगा एकीकृत भुगतान इंटरफेस। ये है क्या? तो ये जो पूरी प्रणाली है, ये प्रणाली मुख्य तौर पर भारत में मोबाइल आधारित तीव्र भुगतान प्रणाली है। यानी इस पूरी प्रणाली के जरिए जो भारत के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो मोबाइल फोन के माध्यम से बहुत तीव्रता से, बहुत इंस्टेंटली भुगतान कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट की जा सकती है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम आसान भाषा में यूपीआई आईडी भी कहते हैं। तो यूपीआई आईडी के जरिए जब आपको ये वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है, तो इस वर्चुअल एड्रेस के जरिए आप आसानी से 24 घंटे दिन के किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरी प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली के तहत बैंक सूचनाओं को साझा करने की जो समस्या है, यानी पहले अगर आपको किसी से ऑनलाइन पेमेंट लेनी होती थी तो आपको उस व्यक्ति के साथ अपनी बैंक संबंधी जो सूचनाएं थी, जो डिटेल्स थी, वो डिटेल्स साझा करनी पड़ती थी, उसके साथ शेयर करनी पड़ती थी। अपना आईएफएससी कोड शेयर करना पड़ता था, अकाउंट नंबर शेयर करना पड़ता था। तो ऐसे में समस्या ये थी कि कई लोग इसकी वजह से परेशानियों का शिकार हो जाते थे, हैकिंग का शिकार हो जाते थे। इसी पूरे सिस्टम को रोकने के लिए, इसी पूरी समस्या को, चैलेंज को कम करने के लिए यूपीआई प्रणाली को पेश किया गया था। और इस पूरी प्रणाली के तहत आप अपने मोबाइल फोन के जरिए, अपने मोबाइल नंबर के जरिए किसी को भुगतान कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रणाली है, ये पूरी प्रणाली पर्सन टू पर्सन की सुविधा प्रदान करती है। यानी अगर आप चाहें तो किसी एक व्यक्ति को अपने फोन से भुगतान कर सकते हैं। और यही जो पूरी प्रणाली है, ये पूरी प्रणाली पर्सन टू मर्चेंट भुगतान की सुविधा भी देती है। यानी अगर आप चाहें तो एक व्यक्ति किसी दूसरे दुकानदार को, किसी मर्चेंट को, किसी बिजनेसमैन को भी भुगतान कर सकता है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली को मुख्य तौर पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था और वर्तमान समय में एनपीसीआई द्वारा ही इस पूरी प्रणाली को संचालित भी किया जा रहा है। चलिए, ये तो बात हुई यूपीआई प्रणाली की। अब आगे बढ़ते हैं। यूपीआई प्रणाली के बाद हम बात करते हैं पे नाउ प्रणाली की। तो पे नाउ जो पूरी प्रणाली है, जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम मुख्य तौर पर यूपीआई सिस्टम की तरह ही काम करता है। इस पूरे सिस्टम के जरिए, ये पूरी सिंगापुर की प्रणाली है और सिंगापुर में इस पे नाउ सिस्टम के जरिए तीव्रता से, इंस्टेंट तरीके से पेमेंट की जा सकती है, भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पे नाउ प्रणाली है, ये P2P यानी पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर भुगतान की सुविधा देती है। यानी आप एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर सकता है।
इसके अलावा ये प्रणाली P2M सुविधा भी देती है, यानी पीयर टू मर्चेंट सुविधा भी प्रदान करती है। तो कोई व्यक्ति किसी दुकानदार को, किसी व्यापारी को भी इस पूरी प्रणाली के जरिए भुगतान कर सकता है। इसके अलावा ये जो पूरी प्रणाली है, इस प्रणाली में केवल आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर के जरिए भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा आप राष्ट्रीय पहचान पत्र, जो कि सिंगापुर की नेशनल आइडेंटिटी जो कार्ड है, उस कार्ड के जरिए भी इस पूरी प्रणाली से भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो वो विदेशी व्यक्ति अपने विदेशी पहचान संख्या के जरिए भी सिंगापुर में इस प्रणाली का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। तो ये तो प्रणाली की बात हुई, दोनों सिस्टम्स को हमने समझने की कोशिश की, उनके ओवरव्यू को जानने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों प्रणालियों के लिंकेज के बीच जो लिंक करने की जो बात की जा रही है, उस लिंक से होगा क्या, इसका क्या फायदा होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि हाल ही में आरबीआई, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है, और ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके अलावा मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी MAS, जो कि सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है। तो इन दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। और ये जो हस्ताक्षर सेरेमनी थी, इस पूरी सेरेमनी में भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तो दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौते के माध्यम से मुख्य तौर पर यूपीआई प्रणाली और पे नाउ प्रणाली के बीच एक लिंक स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा इस समझौते में कहा गया है। इसकी जरूरत क्या है, इस पूरी प्रणाली की, इस पूरे लिंक करने की, इस पूरे समझौते की जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता को समझने की कोशिश करें तो अक्सर दुनिया भर में जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी सीमा पार भुगतान किया जाता है, जो भी पैसे एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, वो जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत कम पारदर्शी होता है, बहुत कम ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा ये सिस्टम बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। यानी अगर आपको अपने देश से किसी दूसरे देश में भुगतान करना है तो ये पूरा सिस्टम पहले तो बहुत कम ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो हवाला के जरिए पैसे भेजने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और पूरा प्रोसेस बहुत जटिल भी हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी समस्या को देखते हुए ये लिंक स्थापित करने की बात की जा रही है। दोनों देशों की प्रणालियों के बीच एक लिंक बनाया जाएगा और इस लिंक के जरिए भारत और सिंगापुर के बीच जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा फैसिलिटेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि भारत और सिंगापुर के जो नागरिक हैं, दोनों देशों के नागरिकों को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस पूरी प्रणाली के जरिए आप, यानी यूपीआई प्रणाली के जरिए आप सिंगापुर में भुगतान कर सकते हैं, आप भारत में बैठकर सिंगापुर में कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे नाउ प्रणाली के जरिए अगर आप सिंगापुर में मौजूद हैं तो सिंगापुर में मौजूद होकर आप भारत में भी भुगतान कर सकते हैं। तो यही इस पूरे लिंक का फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे की, इसके महत्व की बात करते हैं। यानी आखिर इस तरह की कोई भी प्रणाली, इस तरह का कोई समझौता करने की कोशिश क्या क्यों की जा रही है, इस समझौते का, इस पूरी कोशिश का क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, उस लाभ को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे पहला लाभ प्राप्त होगा वो दोनों देशों के उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा, कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। तो इस पूरी प्रणाली के माध्यम से जो दोनों देश के कंज्यूमर हैं वो बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से और बहुत तीव्र तरीके से, बहुत इंस्टेंटली भुगतान कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोनों देशों के जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा इस पूरी प्रणाली के जरिए सिंगापुर में जो भारतीय प्रवासी मौजूद हैं, जो माइग्रेंट लोग मौजूद हैं, जो डायस्पोरा मौजूद है, उस डायस्पोरा को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वर्तमान समय में अगर आप विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की मानेंगे तो वर्तमान में सिंगापुर में तकरीबन 6.5 लाख भारतीय लोग मौजूद हैं। इसमें से जो अधिकांश लोग हैं वो या तो विद्यार्थी हैं और या फिर प्रवासी मजदूर हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरीज को इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे लिंक की प्रणाली से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स को सिंगापुर में पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे लेने के लिए उन्हें बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में जब यूपीआई प्रणाली वहाँ पर लागू होगी तो आसानी से उनके जो परिवार के लोग यहाँ इंडिया में मौजूद हैं
वो वहां पर उन्हें सिंगापुर में पैसे भेज सकेंगे। इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर्स की माने तो वो जो लोग पैसे कमाते हैं सिंगापुर में, वहां से भारत में भेजते हैं, लेकिन भेजने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती थी और आंकड़े भी कुछ यही बताते हैं। वर्तमान समय में इस पूरे रेमिटेंस से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आंकड़ों की माने रिजर्व बैंक के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया भर से भारत को जो भी रेमिटेंस मिलता है, जो भी प्रेषण मिलता है, उसमें से तकरीबन 5.7% तो केवल सिंगापुर से आता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी राशि है। इसमें इसकी जो अगर इसको आंकड़ों में देखें तो भारत को हर साल सिंगापुर से तकरीबन 5.8 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त होती है। तो ऐसे में जो वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं, उन लोगों को यूपीआई के जरिए, पे नाउ के जरिए भारत में पैसे भेजने में और ज्यादा आसानी होगी। तो इसके जरिए भारत का जो रेमिटेंस है, उस रेमिटेंस में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये तो इसके महत्व की बात हुई। इसके अलावा एक महत्व ये भी होगा कि इस पूरी प्रणाली के जरिए, इस पूरे समझौते के जरिए भारत की जो G20 के प्रति जो भारत की प्रतिबद्धताएं हैं, जो कमिटमेंट हैं, उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि G20 की एक कमिटमेंट ये भी है, एक उद्देश्य ये भी है कि दुनिया भर में तीव्र और पारदर्शी भुगतान को बढ़ावा दिया जाए। खासतौर पर जो G20 देश हैं, उन देशों के बीच बहुत इंस्टेंट भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके। और हमको पता है कि वर्तमान समय में साल 2023 में भारत के पास G20 की अध्यक्षता मौजूद है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे समझौते के माध्यम से भारत G20 की अध्यक्षता को और बेहतर ढंग से लागू कर सकेगा और भारत की अध्यक्षता इस पूरे विषय में बहुत ज़्यादा सफल साबित होगी। इसके अलावा इस पूरी प्रणाली के जरिए, इस पूरे समझौते के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है, भारत और सिंगापुर के बीच जो व्यापार होता है, इन दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकेगा और व्यापार बढ़ने से जाहिर तौर पर दोनों देशों के संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये तो महत्व की बात हुई इस पूरे समझौते की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से भारत सरकार द्वारा यूपीआई प्रणाली को, यानी यूजर पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बनाने की, ग्लोबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम जानते हैं कि भारत में यूपीआई प्रणाली को 11 अप्रैल साल 2016 में लागू किया गया था। और अगर आप भारत में जनवरी 2021 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो कि यूपीआई से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि जनवरी 2021 तक भारत में यूपीआई सिस्टम के जरिए तकरीबन 39 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिनकी जो कुल लागत थी, जो उनका कुल मूल्य था, वो तकरीबन 940 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि भारत की कुल जीडीपी का तकरीबन 31% है। और इन्हीं आंकड़ों से हम भारत में यूपीआई प्रणाली के महत्व को समझ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में जो ये पूरा यूपीआई का सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत यूपीआई प्रणाली काम करती है, इस पूरी कंपनी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड इस नाम से एक कंपनी का गठन किया था, एक सब्सिडरी कंपनी बनाई थी, जिसका प्राथमिक कार्य यूपीआई प्रणाली को विदेशों में पहुंचाना था, यूपीआई सुविधा को अन्य देशों तक पहुंचाना था। और इसी पूरी कॉरपोरेशन की मदद से अब तक भारत ने तकरीबन 13 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को लागू करने का समझौता पूरा कर लिया है। यानी वर्तमान समय में अगर आप चाहें तो इन 13 देशों में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा यूपीआई प्रणाली को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। हालांकि हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यूपीआई प्रणाली को लेकर घरेलू स्तर पर भी कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल निरक्षरता को लेकर है, डिजिटल इलिटरेसी को लेकर है। भारत में कई लोग हैं जिन्हें अभी तक मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, जिनके पास अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों तक यूपीआई प्रणाली को पहुंचाना, उन लोगों तक यूपीआई प्रणाली को लेकर जाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तो ये तो बात हुई पूरी वैश्विक प्रणाली बनाने की प्रयास की। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस प्रश्न के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि सरकार द्वारा यूपीआई प्रणाली को वैश्विक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ग्लोबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर मौजूद डिजिटल निरक्षरता
भारत में इस प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आपको इस कथन का विश्लेषण करना है, यानी आपको बताना है कि किस तरह से जो भारत में डिजिटल इलिटरेसी मौजूद है, ये पूरी इलिटरेसी किस तरह से यूपीआई प्रणाली को भारत में घरेलू स्तर पर और बेहतर ढंग से लागू करने के सामने एक बड़ा चैलेंज पैदा कर सकती है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि भारत में यूपीआई प्रणाली को कब पेश किया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।